हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो जीडी की वो एक बहुत ही अच्छे वे में चल रही है। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, जिस वजह से मेरी थोड़ा सा आवाज में आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्लास थी उसको लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी ही लगा हुआ है। अगर बात की जाए तो अगर आपने इसकी पिछली क्लास को देखा होगा तो उसमें जो आपका गुप्त वंश था वो मैंने आपका पूर्णता कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने उसे देखा हो तो आपका जो गुप्त वंश था वो क्या था, पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं पूरा भी था, तो आप देखेंगे कि उस टाइम का जो भारत था वो कैसा था, तो कुछ ऐसा था। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र था जहां पर क्या हो रहा था, लगातार विदेशियों का आक्रमण हो रहा था। इसका आक्रमण हो रहा था विदेशियों का, और यहाँ मगध में शासन चल रहा था लगातार। क्योंकि अगर आप मगध की बात करेंगे तो मगध में नंद वंश तक तो क्या था, सब ठीक था। नंद वंश जब आया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंतिम जो नंद वंश का शासक था उसका नाम था घनान। और इसी के समय कौन आया था, सिकंदर भारत आया। लेकिन सिकंदर झेलम नदी की तट पर सिकंदर ने एक युद्ध भी लड़ा, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिस युद्ध में सिकंदर जीत गया था और राजा पोरस की हार हुई थी, और इसी के अगली नदी से वो वापस लौट गया। अब अगला जो घनानंद के बाद, घनानंद को हरा दिया किसने, आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा करके क्या किया, मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, आप समझ गए होंगे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और जब इसने हराया तो सिकंदर के जो एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर। और जो सेल्यूकस निकेटर था आपका, वो किसके समय आया था, तो सेल्यूकस निकेटर आपके आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त ने भी इसको क्या किया, इसको सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का एक जंग सेनापति जो बड़ा ही फेमस था, उसका नाम था निरियाकस। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब अगर मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिंबिसार, और जो इसके बाद हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। इसमें हम लोग मेनली तीन इन्हीं शासकों के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में। यही मौर्य वंश की फेमस शासक है। अब जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था वृहत। अब ये क्या था, अंतिम शासक था किस वंश का, मौर्य वंश का। और आपको पता होगा जब राजा कमजोर होता है कहीं का तो उसका सेनापति उसकी हत्या करके क्या करता था, उस समय शासन हत्या लेता था और एक नया वंश प्रारंभ कर देता था। वही यहाँ पर हो रहा है, और यही चीज आजकल आपके पाकिस्तान में भी चल रही है। पाकिस्तान में आप देखेंगे अभी कुछ टाइम पहले वहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया गया, तो वहाँ की सेना क्या करती है कि जब उसका मन करता है प्रधानमंत्री बदल देते हैं। इमरान खान को पहले बनाए, तो वहाँ का जो मेन पावर रहता है वो वहाँ के सेना अध्यक्ष के पास रहता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो वृहत की जो हत्या कर देता है वो इसका सेनापति कर देता है, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था पुष्यमित्र। और यही एक नए वंश का निर्माण होता है, शुंग वंश का। और अब यहाँ पर तीन वंश भारत में बढ़ेंगे, और इसी तरह इसी समय विदेशियों का आक्रमण भी भारत में आता। भारत में विदेशियों के आने का क्रम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर सबसे पहले भारत में कोई आया तो हिंद यूनानी आए,
हिंदी यूनानी की बात अगर कोई आए तो शक आए। भारत में शक 5 भागों में आके पड़ गए थे, एक अफगानिस्तान को और भारत के शक क्षत्रप कहलाए। और इन्हीं में से एक जो शक थे जो मालवा में थे, जिनको उज्जैन के शासक ने हरा कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसी समय विक्रम संवत शुरू हुआ। और यही मालवा के शक भागते भागते कहाँ पहुंचे, मथुरा पहुंचे। और वहां जाके मथुरा के शक शक के बाद आपको पहलो हो गए, और पहलो के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बनाया हुआ है कुषाण। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था, कनिष्क था। और इसी के राज्यारोहण के शक संवत का शुरुआत होता है। कनिष्क के राज्यारोहण के समय एक नया संवत चलता है जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। अब अगर इसमें सुंग वंश की बात करें तो यहाँ पर 3 वंश बने। कौन कौन से बने, सुंग वंश, इसके बाद आपका हुआ कंड वंश, और फिर हुआ आपका सातवाहन वंश को कहा जाता है। ये मात्र सत्तात्मक था क्योंकि यहाँ पर माता का नाम भी लिया जाता है, लेकिन जो शासन था यानी कि जो पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, किसका, शासक का, समझ रहे हो ना आप, किसका, राजा पुत्र ही बनता था। तो वो जो राजकुल था वो पितृ संतान था। अगर मैं यहाँ पर नंदों की बात करें तो आप देखेंगे नंदों में सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ कि नंद, तो आप देखेंगे हर्यक वंश आया पहले। हर्यक के बाद आपका कौन सा आया था, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद आया नंदों के बाद अगर बात की जाए तो आया मौर्य वंश। मौर्यों के बाद अगर बात करूं तो मौर्य के बाद आपके आए कौन, सुंग वंश आया। उसके बाद सुंगों के बाद आया कंड वंश, और कंड वंश के बाद आया आपका सातवाहन। यानी कि आप जो पूरा क्रम था वो समझ गए होंगे। और इसके बाद जो आप पढ़ेंगे क्योंकि मैं इसी क्लास ले चुका हूँ, गुप्त वंश कंप्लीट हुआ है और गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुप्तोत्तर। देखिए गुप्तों का जब पतन हुआ भारत में, उसके बाद जो उनका साम्राज्य था वो छोटे छोटे राजाओं ने, क्योंकि हर जगह होता है जब किसी बड़े साम्राज्य का विघटन होता है तो वो किसमें बदल जाता है, छोटी छोटी टुकड़ियों में टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे प्रदेशों में टूट जाता है। तो अब उसी में आप देखेंगे तो कई टुकड़े हुए, अब कई वंश भी नए हुए। जैसे आप मगध में बात करेंगे तो मगध में उस समय शासन था परवर्ती गुप्त। किसमें, परवर्ती गुप्त। अब यहीं पर अगर आप कन्नौज की बात करें तो कन्नौज पर शासन था मौखरी। किसका, मौखरी वंश। कन्नौज की बात अगर करें बंगाल की तो बंगाल में शासन था आपका पाल वंश का। आपने 3 चीजें देखी, कौन कौन सी चीजें देखी, मगध में परवर्ती गुप्त, बंगाल में पाल वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, और एक जगह और थी इनमें, वो थी हरियाणा। कौन सी जगह थी, हरियाणा। और हरियाणा में शासन था आपका पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लठ चलाया, यानी कि गीता का उपदेश दिया, उस हरियाणा में ही युद्ध हुए। और इसी यही मेन भी हम लोग गुप्तोत्तर युग में आपका पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के बारे में पढ़ने वाले। अगर बात की जाए इस वंश की स्थापना किसने की, तो इसका जो फाउंडर माना जाता है वो पुष्यभूति करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रभाकर वर्धन को भी इसका फाउंडर करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला प्रतापी शासक था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे, क्या, पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। मैं एक बार दोबारा लिख ही देता हूँ, क्या, पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। और काफी टाइम से कुछ लोग कह भी रहे थे कि इसके एक प्रैक्टिस सेट भी होना चाहिए दूसरे डे में, क्योंकि हम लोगों ने काफी यूनिट देख लिए, काफी क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ
कि जल्दी ही मैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। किसके लिए? इसका लूसेंट के लिए, जिसमें अभी तक क्या आपको जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवाया है उसका क्या होगा, उसका मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, यानी कि उसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर पुष्पभूति वंश के बारे में हम लोग बात करें, और आजकल बहुत चल रहा है कि कभी चैनलों में स्ट्राइक हो जा रहा है, चैनल हैक हो जा रहा है। हमने कई बार देखा उत्कर्ष चैनल हैक हो गया, उसके बाद अब एक कोई फोनेक्स एकेडमी है उसमें किसी ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसने किया मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो वो चैनल बंद हो रहा है। तो पता नहीं यूट्यूब की गाइडलाइंस का क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं रहता आजकल क्या चलता रहता है। बट हमें क्या, हमें तो अपना एजुकेशन को क्या रखना है, जारी रखना है। अब अगर इस वर्ष के मैं फाउंडर की बात करूं, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक जो था वो था पुष्पभूति, जो कि सच में था। जैसे आप देखेंगे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी की, लेकिन उसके जो फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव जी। वही सेम कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी अप्लाई होता है, जबकि इसका जो वास्तविक संस्थापक आपके क्या वास्तविक, या फिर आप ये पहला इस वंश का प्रजापति शासक, जो कि कौन हुआ? इसका प्रभाकर। इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जानता है। और प्रभाकर वंश की प्राण प्रिय यानी कि पत्नी, धर्म पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, और राधा की बोली मैं। तो प्रभाकर वर्धन जी की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। अगर इनकी राजधानी की बात करें, इनकी कैपिटल की थी, इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी थानेश्वर। जिला क्या होगा भैया? अंबाला। इस समय कहाँ पड़ता है? तो आप समझ रहे होंगे, इस समय मैंने पहले ही बताया था कि वंश कहाँ पर था, तो हरियाणा में था। भैया जब हरियाणा में था तो ये अंबाला कहाँ पड़ेगा? आप कहाँ पड़ेगा भैया? तो वहीं पड़ेगा, अंबाला पड़ेगा आपका हरियाणा में। इस चीज को आप समझिएगा। अब अगर बात की जाए तो जो आपके ये थे कौन? प्रभाकर वर्धन थे। जितने भी महान शासक होते हैं वो कुछ क्या धारण करते हैं? उपाधियां धारण करते हैं। तो इन्होंने भी 2 उपाधियां धारण की थी। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सेशन थोड़ा सा डीमोटिवेट टाइप का, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी समझिए आप लोगों के साथ आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मुझे क्लास तो लेनी है, तो थोड़ा सा इधर माइंड मत करिएगा। अगर प्रभाकर वर्धन की उपाधियों की बात की जाए तो इन 2 उपाधियां धारण की। एक तो इनकी उपाधि थी परम भट्टारक, और एक थी महाराजा धीराज। सपों में भी एक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस शक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां? परम भट्टारक और महाराजा धीराज, 2 उपाधियां इसमें। अब प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र, जिसमें 2 पुत्र थे और एक पुत्री। किसके? प्रभाकर वर्धन। तो वही हेडिंग लगाएंगे हम लोग, क्या? प्रभाकर वर्धन। और यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। किसमें? उत्तर काल में मेनली प्रभाकर वर्धन। उसका हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ चालुक्य वगैरह, लेकिन आज की क्लास का मेन जो मोटो है वो है वर्धन। अब अगर प्रभाकर वर्धन की बात की जाए तो ये जो आपके प्रभाकर वर्धन थे, इनके 3 पुत्र थे, मैंने आपको बताया। पहली इनकी पुत्री का नाम था कन्याश्री, बड़ा ही प्रिय नाम था। कन्या को सम्मान से कहती हुई कन्याश्री। इनके एक बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के निधन के बाद ही कहते हैं कि क्या समाप्त हो गया? एक स्वर्णिम युग समाप्त हुआ। एक इसके बाद विदेशियों का प्रभाव जो था इस देश में बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद हर्षवर्धन। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ना भी मेनली, जो कि क्योंकि जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है बड़ी प्यारी कहानी है जो इन तीनों से रिलेटेड है।
अब अगर इसके बात करेंगे, इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री जो थी, इनका विवाह मालवा के शासक मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से इनका विवाह हो जाता है और मालवा के शासक देवगुप्त उनकी हत्या कर देते हैं। इनके इनके पति। तो इनका विवाह किससे होता है? मौखरी वंश के शासक किससे? ग्रहवर्मा से। यानी कि इनके पति का नाम क्या था? ग्रहवर्मा था। अब ग्रहवर्मा की हत्या कौन कर देता है? अब मौखरी वंश की राजधानी क्या भैया, मतलब ये कहाँ पे थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कन्नौज। क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आने वाला है, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है, तो पूरा जोड़कर आपको समझाऊंगा, रिलेट करके कि कैसे कहाँ से कहाँ कहानी मूव की। तो आपने क्या समझा? प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए, एक पुत्री कन्याश्री, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, छोटा जो पुत्री थी कन्याश्री, इसका विवाह किससे हुआ? इससे हुआ मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा, जो कि कहा गया कन्नौज। अब इनकी हत्या कर देता है कौन? इनकी हत्या कर देता है आपका मालवा के शासक देव। इनकी हत्या कर देते हैं भैया, इनकी कौन कर देता है? आपका देवगुप्त कर देता है। और देवगुप्त कौन था? क्वेश्चन उठेगा ना, तो ये मालवा का शासक। कहाँ शासक का शासक था? मालवा का शासक। जब इसकी हत्या ग्रहवर्मा की देवगुप्त कर सकता, अब ये बात पता चली पड़ेगा। अब इसका शासन कहाँ था भैया? इसका शासन था इनका थानेश्वर। कहाँ था इसका शासन? थानेश्वर में। अब जब इसे पता चलेगा कि मेरी बहन के पति को मार दिया, तो इसे क्या हुआ? बड़ा दुख। तो इसने क्या किया? इसने भैया सीधा मार दी किसको? देव। इसने हत्या कर दी किसकी? देवगुप्त। किसने हत्या कर दी देवगुप्त की भैया? तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की। और जब इसका एक प्रिय मित्र था, कर्ण जैसा मित्र था, कौन था? गौण नरेश शशांक। अब आपके मित्र की कोई हत्या कर देगा तो ये आपसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। वही भैया, इनसे भी नहीं हुआ, इनका कुछ लेना देना तो नहीं था, बट मित्रता के कारण गौण नरेश शशांक ने इसकी हत्या कर दी। इसने राज्यवर्धन। तो आप कॉन्सेप्ट समझे क्या था? प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे, पुत्री का विवाह कन्याश्री जिसका नाम था मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुआ। और ग्रहवर्मा कहाँ के थे? कन्नौज के थे। और ग्रहवर्मा की हत्या कौन कर देते हैं? मालवा नरेश देवगुप्त कर देते हैं। और जब इसकी हत्या देवगुप्त करता है ग्रहवर्मा की, तो राज्यवर्धन जो किसका भाई था, जिसका शासन था थानेश्वर में, उसने किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त। और जब राज्यवर्धन ने इसकी हत्या कर दी, तो क्या हुआ? ये किसके पास चला गया? कन्नौज। वापस से आ गया इनके पास, वर्धन वंश के पास। लेकिन अब इसका एक प्रिय मित्र था गौण नरेश शशांक। क्या नाम था उनका? गौण नरेश शशांक। तो शशांक ने भैया हत्या कर दी राज्यवर्धन। और जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी, तो शशांक के कब्जे में भैया क्या कन्नौज फिर से। अब आप यहाँ देखेंगे, जो हर्षवर्धन था, जब इसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, ये उस समय मात्र 16 वर्ष का। और जब हर्षवर्धन को इतनी कम उम्र में इस बात का पता चला कि बहन को गौण नरेश शशांक बंदी बना देता है, ये क्या करता है? बंदी भी बना देता है इसको, गौण कन्याश्री को, कि बड़े भाई की मृत्यु हो गई और बहन को बंदी बना दिया, तो इसे बड़ा। लेकिन इसने अपनी भावनाओं को समेटा। और यही मैं भी आपको हमेशा कहता हूँ कि जिस आदमी ने अपनी भावनाओं पर, अपनी विचारों पर काबू पा लिया, उसने संसार। जिस इंसान ने अपने विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया, वो जीवन में कुछ नहीं कर। विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपको विचारों के ऊपर हावी होना है। बहुत बड़ी बात है, विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं देना, होने देना, खुद को विचारों के ऊपर हावी होना है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, तो हर्षवर्धन ने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में हम लोग खेलते खेलते हैं, युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? शशांक के। और जब इसने हरा दिया, तो अब हर्षवर्धन के अंडर में थानेश्वर भी आ गया, कन्नौज भी आ गया, क्योंकि वहां तो कोई बचा नहीं था। हर्षवर्धन के समय एक बड़ी प्यारी घटना होती है, जो कि कई बार कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाया था? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी
क्योंकि इनकी जो राजधानी हो गई थी थानेश्वर, इसने थानेश्वर की राजधानी बना दी कन्नौज। और क्यों बनाई ये आप पूरी कॉन्सेप्ट जैसे महाभारत चल रही थी तो आप समझ गए होंगे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज क्यों बनाई। आप समझ गए होंगे प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे, कन्याश्री का ग्रहवर्मा से उसकी हत्या देवगुप्त कर सकता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है गौड़ नरेश शशांक, और इसकी बहन कन्याश्री को बंदी बना लेता है। इसको हरा देता है गौड़ नरेश शशांक को हर्षवर्धन, और जब हरा देता है तो खुद राजा बनता है, और राजा बनने के बाद इसने इनकी तो राजधानी थानेश्वर थी तो अब कन्नौज भी आ गया, इसने कहा कन्नौज को कैसे संभाला जाए, तो इसने अपनी राजधानी क्या की थानेश्वर से कन्नौज बना ली। अब कन्नौज को कई और नामों से भी जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कन्नौज किस और नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए हम अपने प्रिंसिपल को क्या लिखे, एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, मान लीजिए हमने अपने सर के डीएम को लिखा तो हम क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, महोदय या फिर महोदय श्री। तो कन्नौज को भी बड़े सम्मान, क्या इसका और नाम था, महोदया या फिर महोदय श्री। तो कन्नौज के अन्य नाम कौन कौन से हैं, महोदया या फिर महोदय श्री, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूर्णतः समझ गए होंगे कि कन्नौज के कौन कौन से नाम है। एक नाम हो गया इसका महोदया और एक इसका नाम हो जाएगा महोदय श्री। आप देख लीजिए तो थोड़ा सा पाइए। अब हम लोग मेरी जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन, किसकी बात करेंगे, हर्षवर्धन। कल की क्लास में मैंने एक पॉइंट आपको शायद गलत बता दिया था, अगर आपने कहीं नोटिस किया, मैंने वहां पर आपको, अगर आप देखेंगे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो कहा जाता है हिंदुस्तान को, लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ और बता दिया था, तो थोड़ा सा हो जाता है, गलतियां इंसान से ही होती हैं और हमें भी इतना सब याद थोड़े ना रहता है। मान लो हुआ क्या कि वो आपस में पूरा मिक्स हो गया, कहना कुछ था निकला कुछ, और फिर जब मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा कि हाँ, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि आज की क्लास में बता दूंगा, लेकिन जब क्लास शुरू हुई तो मेरे माइंड में बात, यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, इसको कहा जाता है हेनसोंग को। और हेनसोंग कब भारत आया, तो 630 ईस्वी में भारत आया। कब आया था, 630 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में आया था, उस समय शासन चल रहा था हर्षवर्धन का, क्योंकि मैंने आपकी कल की क्लास में कुछ और बताया था, तो आई एम रियली सॉरी, और मैं आगे से प्रयास करूंगा कि ऐसा मुझसे थोड़ा ब्लंडर मिस्टेक ना हो, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब हर्षवर्धन के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। अब अगर हर्षवर्धन के बारे में बात की जाए तो इसने कई उपाधियां धारण की। हर्षवर्धन को एक हेनसोंग ने उपाधि दी थी शिलादित्य की, इसकी कई और उपाधियां भी हैं, जैसे परम भट्टारक हो गए। तो ये सब किसकी उपाधियां थी, आपके हर्षवर्धन की उपाधियां थी। और महाराजा धिराज, मैंने आपको पहले ही बताया, इनने कई लोगों ने धारण किया। महाराजा धिराज की एक और चीज, जैसे परमेश्वर भी इसने धारण किया था, क्या, परमेश्वर। महाराजा धिराज भी लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसने धारण की थी तो भैया लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई आसान थोड़ा ना हर्षवर्धन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन की अगर उपाधियों की बात की जाए तो शिलादित्य हो गया, परम भट्टारक हो गया उपाधियां, परमेश्वर हो गया, महाराजा धिराज हो गया, ये सब हर्षवर्धन की क्या थी उपाधि। और हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था, हिंदुस्तान को, और इसीलिए इसने भी कई, इसको कई उपाधियां दी, जैसे इसको नीति का पंडित भी कहा जाता है, इसको नीति का पंडित भी कहा जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा है। किसने कहा है, किसने कहा था। एक क्वेश्चन यहीं पर बहुत प्यारा बनता है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जो कि उसके बारे में वो हेनसोंग से रिलेटेड था, कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ तुम बता देना, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसका ट्रांसलेशन भी करके एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कौन सा है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है भैया, वो कहा जाता है आपके इसको हेनसोंग को। और इसको कई नाम दिए, जैसे नीति का पंडित, एक इसका नाम था शाक्य मुनि, भी इसको कहा जाता था, किसको, तो आपका जो हेनसोंग था उसको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। अगर हेनसोंग की बात करिए तो ये
यहाँ पढ़ने भी आया था, उसने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण, इसने यहाँ पर कहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, कल क्वेश्चन पूछा था, तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्वेनसांग ने शिक्षा, किस यूनिवर्सिटी में भैया, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपको मैंने कल की ही क्लास में पढ़ाया था, वहीं पर आपको मैंने गलत भी पढ़ा दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी कुमार। अब एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि जब ह्वेनसांग शिक्षा ग्रहण करने नालंदा विश्वविद्यालय आया, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्रचार कौन था जिससे इसने शिक्षा ग्रहण, सीधा क्वेश्चन बनता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर तो कुमार गुप्त हो गया, उस समय जो आचार्य थे उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। क्या हो जाएगा, आचार्य शीलभद्र। इस क्वेश्चन को आप बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय आचार्य शीलभद्र से, जिनसे ह्वेनसांग ने शिक्षा। कल जो मैंने इससे रिलेटेड जो बताया था, ये अपनी यात्रियों राजकुमार सी युगी, वो सब गलत था, तो उसे माइंड मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन जो इंसान गलतियों को सुधार ले वही इंसान है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं, मैं ह्वेनसांग की कर रहा, तो ह्वेनसांग भारत में 15 साल में हुआ, यानी वापस कब गया, तो 645 ईस्वी में। किस मार्ग से गया, क्वेश्चन स्थल मार्ग से। और ह्वेनसांग कहां से आया था, तो ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ह्वेनसांग कहां से आया था, चीनी यात्री था। उसके बाद हर्षवर्धन ने भी अपना एक दूत वहां भेजा था, चीन भेजा था, और वहां से 2 दार्शनिक भारत और आए थे। अब अगर बात की जाए तो जब 15 साल भारत में रहा, तो इसने एक यात्रा वृत्तांत लिख दिया भैया, किसने, आपके ह्वेनसांग ने। तो ह्वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत थी उसको किस नाम से याद किया, इसके यात्रा वृत्तांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सी युकी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो भारत में इसने 15 साल लगी क्या की पढ़ाई की, हुआ फिरा, उन सब के बारे में इसमें जानकारी इसको प्रोवाइड करते हैं, किसमें, सी युकी में। किसका ये यात्रा वृत्तांत है, तो आपके ह्वेनसांग का ये यात्रा। अब अगर हम लोग हर्षवर्धन की बात करें, तो इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पर हर्षवर्धन की बात करूँ, इसकी बात करूँ हर्षवर्धन, क्योंकि हम लोग जो मेनली पढ़ रहे थे उनको हम लोग हर्षवर्धन ही पढ़ रहे थे। अब हर्षवर्धन के बाद का जो समय था वो फिर विदेशी आक्रमणकारी आए, और यहीं से हिंदू जो सम्राट होता है, अंतिम हिंदू सम्राट भी से कहा जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और किसने आपके, इसका जो नाम था शुभ नाम, जिनका ह्वेनसांग, इसने शूद्रों को कृषक कहा। क्या कहा था इसने, कृषक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शूद्रों को कृषक किसने कहा, तो इसको कृषक ह्वेनसांग ने कहा। किसने कहा, ह्वेनसांग ने कहा। और ह्वेनसांग में था तो छठवीं जो वो था, क्या था, होता क्या था, हर के समय हर 5वें वर्ष, कब, हर 5वें वर्ष एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसका धार्मिक सम्मेलन था, कहाँ पर भैया, कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ भैया, कन्नौज और प्रयाग। तो जो 6वां सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन, 6वां सम्मेलन। 6वें सम्मेलन में कौन शामिल हुआ, कहाँ हुआ था वो, प्रयाग में हुआ था। इसमें आपके ह्वेनसांग ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया, यानी कि इसमें ह्वेनसांग मौजूद था। और हर्ष ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, कहा जाता है कि इसने किसी को पैसे देके या फिर उपहार देके उससे बुक लिखी, जबकि इसने, इनका नाम था रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, यानी कि विद्वान भी था। अब वो हम तो नहीं बता सकते, तो इसकी बुक क्या था, एक तो हो जाएगी आपकी रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका, ये किसकी बुक हो जाएंगी, आपके हर्षवर्धन की हो जाएंगी। अब एक बुक और, इसके दरबार में एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण।
क्या नाम था उसका, बाणभट्ट। और इसकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र और एक और है हर्षचरित्र के अलावा एक और है इसकी कादम्बरी, जो कि किसकी है आपके, जो कि बुक है आपके बाणभट्ट की। अब अगर आप सोच रहे हो कि हर्षचरित्र में हर्ष का वर्णन है, तो आप बिल्कुल गलत है। इस चीज का आप क्या करिएगा, इसको आप भुला दीजिएगा। तो इसकी जो दो बुक कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपकी हर्षचरित्र और दूसरी आपको हो जाएगी कादम्बरी। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहीं पर जो वर्धन वंश होता है, वर्धन वंश होता है, उसका समापन हो जाता है। और हर्षवर्धन के बाद भारत विदेशी का क्या हो जाता है, दबदबा शुरू हो जाता है। अब अगर मैं एक बार रिवाइज करवाऊं कि इस वंश की जो स्थापना की थी वो पुष्यभूति ने की। इसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है प्रभाकरवर्धन। प्रभाकरवर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। इसकी जो राजधानी थी वो थी क्या, इसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, जो कि अभी अम्बाला का पड़ता है, आपके हरियाणा में पड़ता है। यानी कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद प्रभाकरवर्धन के 3 बच्चे हुए। पुत्री का नाम कन्याश्री, बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन और उससे छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन। अब अगर बात की जाए तो उसकी जो पुत्री थी कन्या, उसका विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से किया और उसकी हत्या कर देता देवगुप्त, किसकी, ग्रहवर्मा की। अब ग्रहवर्मा की हत्या करके कन्नौज पर हथियार था देवगुप्त। अब देव जब उसके बड़े भाई राज्यवर्धन को पता चलता है, प्रभाकरवर्धन के बड़े बेटे को, तो राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर, जब राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है तो यहीं पर कहानी में आता है ट्विस्ट। गौड़ नरेश शशांक जो कि देवगुप्त का मित्र था, वो किसकी हत्या कर देता है, राज्यवर्धन की। और राज्यवर्धन की हत्या करके उसने गलती की, कन्याश्री को बंदी। जब जब स्त्री पर अत्याचार हुए हैं, कुछ विश्वास हुआ, रावण ने क्या किया, माता सीता का अपहरण किया और पूरे कुल का विनाश किया। वही यहाँ पर हुआ कि गौड़ नरेश शशांक ने कन्याश्री को बंदी बना लिया, जो उनका छोटा भाई हर्षवर्धन, जिसकी उम्र उसमें मात्र 16 वर्ष थी। और उसने क्या किया, उसने आपके इनको हराया, किनको, गौड़ नरेश शशांक को। और उसके बाद उसने कन्नौज अपनी बहन को मुक्त कर। अब हर्षवर्धन जो था उसे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अब तो कन्नौज मेरे पास मुझे शासन करना है, तो उसने क्या किया, अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी थी वो उस राजधानी को वो थानेश्वर से कन्नौज ले गया। कौन ले गया, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जो था इसने शासन पढ़ा, इसने बड़ा धार्मिक शासक भी आप कह सकते। ये हर 5वें वर्ष कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाता था। जो 6वां सम्मेलन था जो कि प्रयाग में हुआ था, उसमें इसके यहाँ एक चीनी यात्री आया था वेनसोंग, जिसने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इस चीज को आप समझ, वेनसोंग ने इसने यात्रियों का राजकुमार यानी कि क्या कहा, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का इसने क्या कहते हैं, वेनसोंग ने भी इसको एक उपाधि दी थी, इसका नाम था शिलादेव। इसने और भी कई जगह जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये सब उपाधियां हर्षवर्धन ने आपके धारण की थी। अब हर्षवर्धन के समय एक बड़ा फेमस दरबारी का वो जिसका नाम बाणभट्ट, जिसकी 2 रचनाएं बड़ी फेमस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एक तो हर्षचरित्र, तो दूसरी कादम्बरी। अब अगर आप देखे होंगे, जब मैंने आपको बताया था कि गौड़ नरेश शशांक ने किसकी हत्या कर दी थी, राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन कौन था, तो राज्यवर्धन जो था वो कौन था, वो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। तो हर्ष नरेश, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट डाल के नोट करिए कि जो शशांक था, जो कि गौड़ नरेश था, देवगुप्त का मित्र था, उसने बोधि वृक्ष कटवा दिया। क्या किया, बोधि वृक्ष कटवा दिया। शशांक किस धर्म का अनुयायी था, 20 बार क्वेश्चन पूछा गया, शशांक किस धर्म का अनुयायी था। तो शशांक आपको जो था वो शैव धर्म का, शशांक किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। और शशांक ने क्या किया था, राज्यवर्धन की हत्या की थी, क्योंकि देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की थी। और इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया है उसे कटवा दिया। और ये बोधि वृक्ष वही वृक्ष था जहां पर गौतम बुद्ध ने बुद्ध ने तप किया था। इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था, तो गौड़ नरेश शशांक ने कटवाया था। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गौड़ नरेश शशांक ने क्या किया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था।
यानी कि आप यहाँ तक की सारी चीजें कंप्लीटली समझ गए होंगे। और साल किस धर्म का नहीं था? शैव धर्म। और शैव जो धर्म होता है उसमें लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब यहीं पर आपका आज की क्लास का समापन होता है, यानी कि इति श्री करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से थोड़ा समझ में आई होगी। थोड़ा सा मेरा गला खराब था इसलिए थोड़ा सा इतनी एनर्जी आपको फील नहीं करवा पा रहा हूँ, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको ऐसा कुछ न लगे। और कल की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का वंशों के जो दक्षिण भारत के वंश मेनली उनको हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जितना देख रहे थे सब उत्तर भारत के वंश देख रहे थे। तो भैया दक्षिण भारत भी तो भारत का हिस्सा था कि नहीं? तो जब हिस्सा था तो सभी पढ़ेंगे। तो अब उत्तर भारत को हम जो मूव करेंगे वो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आपने कई मंदिर बने, तंजौर, ये सब इन सब चीजों का विषय डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इतना कुछ नहीं रहता, हम लोग उसका आंसर करेंगे। और आप ट्राई करिए कि आप ना एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें आप अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको वो चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो जब आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो लोगों को वैल्यू दे, तब तो आप इंसान है ना। अब आप खुद को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कहते हैं याद नहीं होता। याद किसी को नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी चीज को मन लगा के पढ़ेंगे और मन लगा के किसी चीज को देखेंगे तो वो आपको चीज याद। किसी की एक बड़ी प्यारी लाइन जो मैंने आपको कई बार पहले भी सुनाई है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो पसीने से नहाइए, पानी से नहीं। इतिहास तभी बदलेगा। आज का सेशन में यहीं पर समाप्त।